नमस्कार, स्वागत है आपका मुनाफे की मंडी में, जहां हम आपको कमोडिटी मार्केट की तमाम बड़ी खबरें बताते हैं। साथ ही आपके लिए ट्रेडिंग कॉल्स भी लेकर आते हैं। सबसे पहले मेहमानों के बारे में आपके बता दें। हमारे साथ नवनीत दमानी है मोतीलाल ओसवाल से, कुणाल शाह है निर्मल वंग से, और जिगर पंडित है शेर खान कॉमट्रेड से, और आगे अजय केडिया भी होंगे केडिया कमोडिटी से, जिनसे हम ऑप्शन ग्वार के बारे में बात करेंगे। और साथ ही हमारे साथ जीपी शर्मा भी होंगे, स्काईमेट के सीनियर साइंटिस्ट हैं, उनसे हम मॉनसून का हाल जानेंगे। चलिए सबसे पहले गोल्ड और सिल्वर की बातचीत कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर नरमी अब धीरे धीरे काफ़ी आ गई है। 71,000 के नीचे सोना चुका है, और चांदी को देखें, अगर जुलाई के वायदा को देखो तो 86,500 रुपये के नीचे है। कुणाल जी बताइए क्या हो रहा है गोल्ड और सिल्वर में, और गिरावट आपको दिख रही है क्या गोल्ड सिल्वर में? गोल्ड और सिल्वर में अभी मेरे हिसाब से हो क्या रहा है कि इंडिया में अगर आप देखेंगे तो डिलीवरी का सॉलिड प्रेशर है। इंडिया में अभी फिलहाल डिमांड कमजोर रही है लास्ट 1-1.5 महीने से प्राइस बढ़ने के बाद, और लगातार एक्सचेंज में ये एक्सपायरी पे रिकॉर्ड डिलीवरी होने की गुंजाइश है। ऐसे माहौल में इमीडिएटली नियर मंथ में कोई स्पाइक आना पॉसिबल नहीं लग रहा है। So I think for the short term, it will remain under pressure. It can go down to 85,000 rupees on MCX for the near month contract. So मेरा ओपिनियन ऐसा है कि नियर टर्म में थोड़ा प्रेशर रहेगा। जो एक हफ्ते के लिहाज से ट्रेड करते हैं उनको या तो ट्रेडर है तो सेलिंग करना चाहिए, या तो बाय करना है तो थोड़ा दूर रहना चाहिए मार्केट से। ओवरऑल ट्रेंड डेफिनेटली तेजी का ही है। जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम, मिड जुलाई ऑनवर्ड्स मुझे लग रहा है फिर से मार्केट कंसोलिडेट होके रैली तेजी की ओर मूव करेगा। शॉर्ट टर्म में थोड़ा बहुत कमजोर रहेगा, लॉन्ग टर्म ध्यान अच्छा लग रहा है। लॉन्ग टर्म आपको लग रहा है अच्छा लग रहा है। चांदी का तो आपने बता दिया 85,000 के नीचे भी जा सकती है। गोल्ड के लिए क्या लेवल है नीचे में शॉर्ट टर्म में सर? गोल्ड में मेरा लेवल है $2280 ऑन द कॉमेक्स। वहां पे एक बार आपको गोल्ड से मौजूदा स्तर से $30, मतलब इंडियन रूपी कॉन्टेक्स्ट से आप देखेंगे तो मैक्सिमम 1,000 रुपीज की डाउन साइड। गोल्ड में मैं जरा भी मंदी में नहीं हूँ। शॉर्ट टर्म में सिल्वर में जो प्रेशर आ रहा है या ओवरऑल कमोडिटीज थोड़ी स्लगिश हो गई है, उसके कारण नीचे आ सकता है गोल्ड। बट नीचे में सेंट्रल बैंक्स विल कंटिन्यू टू बाय, और ओवरऑल आउटलुक शॉर्ट टर्म में भले गोल्ड भी मुझे एक बार लग रहा है 69,800 या 69,900 तक आ सकता है, बट लॉन्ग टर्म बहुत अच्छा लग रहा है। यानी 70 के नीचे भी गोल्ड आ सकता है, ये आपको लग रहा है, लेकिन लॉन्ग टर्म के हिसाब से बेहतर लग रहा है। नवनीत जी आपको क्या लग रहा है? पर लार्जली गोल्ड एक अनटाइम जो कमोडिटी है प्रेशर में है, क्लियरली विजिबल है। 74,000 से करेक्ट हो गई, 70,000 71,000 के रेंज में आ गया है, और मुझे लगता है यहाँ से प्रेशर थोड़ा सा और गहरा सकता है। टेक्निकल टर्म्स में बात करूं तो $2300 2310 का स्तर अगर टूटता है तो एक बार 2270 2250 का स्तर भी हम देख सकते हैं। फंडामेंटली नथिंग मच हैज चेंज, जस्ट टाइमलाइन चेंज होता जा रहा है फेड के रेट कट का। एंड अभी ऐसा लग रहा है पॉसिबली कि एक रेट कट होगा, वो भी इलेक्शन के आसपास यानी नवंबर के आसपास। तो लार्जली जियोपॉलिटिकल टेंशन थोड़े से कूल ऑफ हो रहे हैं, और साथ साथ डिमांड जो है सेंट्रल बैंक की वो भी थोड़ी सी स्लो है, जिसकी वजह से गोल्ड प्राइसेस प्रेशर में है, एंड करीब 1,000 से 1,500 रुपए की और नरमी देखने मिल सकती है। शॉर्ट टर्म में छोटा मोटा पुल बैक अगर आए तो आप सेल करके चल सकते हैं। अगर इंट्राडे पर्सपेक्टिव से कोई ट्रेड करना चाहे तो 70,500 70,300 तक के स्तर आपको देखने मिल सकते हैं। 71,250 का आप स्टॉप लगाइए, एंड 71,950 70,950 के आसपास का सेलिंग का स्ट्रेटेजी रहेगा। व्यू है आपकी तरफ से गोल्ड और सिल्वर दोनों एक्सपर्ट्स बिल्कुल सिमिलर राय पे हैं। लॉन्ग टर्म में आपको खरीद के लिए खरीदना है, लेकिन अभी वेट करें, भाव नीचे आने दे तो आप यहाँ पे करें। और कुणाल जी को लगता है 85,000 के नीचे चांदी और 70,000 के नीचे सोना फिसल सकता है, लेकिन वो जो लेवल होगा वो लंबी अवधि के लिए काफ़ी बेहतर होगा। लेकिन आपको खरीदना है तो धीरे धीरे यहाँ से भी हर गिरावट पे खरीदारी कर सकते हैं। जिगर पंडित जी आप बताइए, ट्रेडिंग के हिसाब से बताइए क्या लग रहा है इंट्राडे के लिए और पोजिशनली गोल्ड और सिल्वर? बेसिकली ये जो थोड़ा सा हॉकी स्टेटमेंट आया था गोल्ड के लिए और डॉलर इंडेक्स थोड़ी स्ट्रांग हो गई थी, इसलिए हमें लग रहा है थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर रहा है। बट ओवरऑल मीडियम टू लॉन्ग टर्म गोल्ड में डेफिनेटली देखिए, सेम इज द केस विद सिल्वर में भी हमें लंबे अवधि के लिए डेफिनेटली तेजी लग रही है। शॉर्ट टर्म में थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर आ सकता है, या डिलीवरी का प्रेशर जैसे कुणाल ने बोला थोड़ा वो आ सकता है, बट ओवरऑल बाय करके लॉन्ग टर्म के लिए चलना चाहिए। इंट्राडे के लिए अब अगर आप मुझे पूछोगे तो लग रहा है इंट्राडे में थोड़ा सा बेरिश प्रेशर है, सेलिंग प्रेशर आ रहा है, तो काउंटर पे तो 71,000 के आजू बाजू देख सकते हैं। स्टॉप लॉस उसका 71,500 और टारगेट 70,200 का हो सकता है।
और सिल्वर की यदि बात कर दो उसमें भी सेलिंग प्रेशर ही लग रहा है। 88,000 का स्टॉप लॉस लेके 84,500 का टारगेट लेके चल सकते हैं सिल्वर में भी। तो एक तीनों एक्सपर्ट्स एक लाइन पर है, कोई यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं है। ट्रेडिंग के लिए आपको अगर यहाँ एंट्री करनी है तो आप बेचें ही, पुल बैक पे जहाँ भी मौका मिले ऊपर में आप बेच कर जाएं, और थोड़ी गिरावट यहाँ पर आ सकती है, लेकिन लंबी अवधि के लिए इस गिरावट पर आपको खरीदना है, ये ध्यान रखना है। चलिए कच्चे तेल की बात कर लेते हैं। कच्चे तेल में मिक्स फंडामेंटल्स है। अब जो दबाव दिख रहा है वो यूएस के जो क्रूड स्टॉक बड़े हैं उसका दबाव यहाँ पर दिख रहा है। यूएस में पिछले हफ्ते क्रूड का स्टॉक करीब 36 लाख बैरल बढ़ा है, EIA की रिपोर्ट थी, जबकि बाजार को घटने का अनुमान था और ये स्टॉक बढ़ गया, उसका यहाँ पर दबाव था। लेकिन कल PCE के आंकड़े भी आने वाले हैं, उस पर फेड की भी नजर आएगी और रुख का पता लगता है, एक संकेत मिलते हैं सांकेतिक हिसाब से भी। लेकिन अभी भी डिमांड को लेकर चाइना से काफी चिंता है। कुणाल जी, क्या लग रहा है कच्चे तेल की चाल यहाँ से? यूएस में ऑयल के स्टॉक बढ़ने के कारण थोड़ा बहुत प्रेशर है, बट मेरे हिसाब से जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटी के कारण क्रूड में ज्यादा मंदी नहीं होनी चाहिए। सो मैं 6700 के आसपास बाइंग रिकमेंड करूंगा, 68, 20, 50 के टारगेट्स के लिए। और आई थिंक मेजर फैक्टर यहाँ पे मिडल ईस्ट में जो अनसर्टेनिटी है रिगार्डिंग जियोपॉलिटिक्स, उसके चलते हुए कच्चे तेल में कोई बड़ी मंदी की गुंजाइश नजर नहीं आ रही है। आपको कच्चे तेल में बड़ी मंदी की गुंजाइश नहीं दिख रही है। आप बताइए जिगर पंडित जी, आपको क्या लग रहा है कच्चे तेल में? सो क्रूड ऑयल में जैसे कल का ये स्टॉक आया था वो थोड़ा बढ़कर आया था, सेलिंग प्रेशर है शॉर्ट टर्म के लिए। इनफैक्ट ओवरऑल शॉर्ट टर्म मीडियम टर्म के लिए रेंज बाउंड में क्रूड ऑयल लग रहा है, बट इंट्राडे के लिए अगर बात करूं तो सेलिंग प्रेशर डेफिनेटली लग रहा है उसमें। 674050 के आजू बाजू बेच सकते हैं, स्टॉप लॉस उसका 6860 और टारगेट 6580 के आजू बाजू डेफिनेटली ले सकते हैं उसमें। यानी आपको लग रहा है कि इंट्राडे के लिए बेचना चाहिए 6740 के आसपास, 6580 के टारगेट के लिए। नवनीत जी, आपका व्यू कच्चे तेल पर? लक्ष्मण जी, मुझे लगता है कि अंडरलाइंग टोन जो है वो क्रूड की थोड़ी सी बुलिश हो गई है और हमने इस महीने के शुरुआत में करीब करीब 4 महीने के लोज पे क्रूड को ट्रेड होता हुआ देखा है और वहां से एक बहुत शार्प बाउंस बैक आया, करीब 8% की बढ़त हमने निचले लेवल से देख ली है। अब मेरा मानना यह है कि इस बार जो ट्रेंड है वो थोड़ा सा पॉजिटिव हो गया है और इस बार $85 के आसपास क्रूड ऑयल इंटरनेशनली और अगर डोमेस्टिक लेवल पे बात करो तो 7,100 के आसपास जा सकता है। तो डिप पे बाय करने की रणनीति रहेगी। अगर करंट मार्केट पे भी कोई बाय करना चाहे तो 7450 7440 के आसपास 6740 के आसपास बाय कर सकता है। 6690 का आप स्टॉप लगाइए, 6850 शॉर्ट टर्म में देखने मिल सकता है। मीडियम टर्म की अभी में 7050 7100 के टारगेट अभी भी ओपन है। नेचुरल गैस, कुणाल जी, कैसा दिख रहा है यहाँ से? क्या और गिरावट आ सकती है क्या? अच्छी तेजी के बाद अब दबाव दिखना शुरू हो चुका है, कितनी गिरावट यहाँ से और उम्मीद कर रहे हैं आप? नेचुरल गैस में यूएस का एक्सपोर्ट अभी थोड़ा स्लगिश है और डिमांड साइड वीक है, तो मुझे नहीं लग रहा है नियर टर्म में कोई तेजी आएगी। 220 215 के टारगेट के लिए आप बेच सकते हैं। अभी फिलहाल नेचुरल गैस का आउटलुक कमजोरी है। जानते हैं जिगर पंडित जी, आपको भी लग रहा है कि यहाँ से बेच के जाना चाहिए नेचुरल गैस को? यस, बिल्कुल। नेचुरल गैस में हमें लग रहा है कि सेलिंग प्रेशर ऊपर से आ ही रहा है, जैसे ऊपर जाता है वापस सेलिंग आ रहा है, तो डेफिनेटली उसमें इंट्राडे बेच के काम करना चाहिए। 230-32 के आजू बाजू, स्टॉप लॉस 240, टारगेट वही 215 और 220 के बीच का उसका टारगेट है। यानी कोई कंफ्यूजन किसी भी कॉल में नहीं है। नवनीत जी, सहमत हैं? मैं थोड़ा सा शॉर्ट टर्म में दबाव में देखता हूं, पर मेरे हिसाब से अभी भी मीडियम टर्म अवधि में नेचुरल गैस में तेजी है, तो एक रीजनेबल करेक्शन अगर 220-22 के आसपास आता है तो बाय करके काम किया जा सकता है। अब अगर शॉर्ट टर्म में 232 के आसपास सेल करने की स्ट्रेटेजी रहेगी, 236 का आप स्टॉप लगाइए, 222 तक के टारगेट देखने मिल सकते हैं। वहां से एक मेजर रिवर्सल नेचुरल गैस में पॉसिबल है, जो प्राइसेस को करीब 15 से 20% की बढ़त दे सकते हैं। मेटल्स की चाल देखते हैं। मेटल्स में जिंक थोड़ी तेजी दिखा रहा है, कल शाम के सत्र में भी यहाँ पे अच्छी तेजी थी, वो तेजी आज कंटिन्यू हो रही है, लेकिन ऊपर से अगर आप देखें तो यहाँ पर भी दबाव बना है। 266 रुपए के नीचे अब भाव आ चुका है। हालांकि मैं जिस कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहा हूँ, जुलाई वायदा की बात कर रहा हूँ, जो एक्टिव कॉन्ट्रैक्ट है, ये करंट मंथ का जून का कॉन्ट्रैक्ट है जिसकी एक्सपायरी है, तो आप इस पे ध्यान ना दें, जुलाई वायदा पर ध्यान दें जो 266 के नीचे अब आ चुका है। अब हल्की तेजी अब सिर्फ बची है। कुणाल जी, जिंक में क्या लग रहा है, और तेजी बची है क्या? जी, ओवरऑल आप देखेंगे कोई भी मेटल्स में अभी फिलहाल जो स्लगिश पीरियड देख रहे हैं, ये करेक्शन है, टाइम करेक्शन है। ओवरऑल मेटल्स में मुझे लग रहा है जुलाई महीने में जब चाइना की
5 ईयर्स प्लानिंग की मीटिंग होगी, उसके बाद एक तेजी बनती हुई नजर आएगी आपको। सो ये जो मंथ है, मैं ओवरऑल बेस मेटल कॉम्प्लेक्स में ये लेवल से कोई भी मेटल्स में बेरिश नहीं हूँ, और मेरा ऐसा मानना है कि नेक्स्ट मंथ विल बी द बिग ट्रिगर फॉर द मेटल्स। और चाइना की जो 5 ईयर प्लानिंग की जो मीटिंग होती है, उसके बाद मेटल्स में एक बड़ी तेजी आपको देखने मिलेगी। ओके, तो मेटल्स में अगले महीने आपको बड़ी तेजी दिख रही है। तो ये जो दबाव है ये शॉर्ट टर्म में कुछ मेटल्स पे दिख सकते हैं। हालांकि कॉपर भी देखिए तो लोअर लेवल से थोड़ी बहुत रिकवरी यहाँ पर दिखी है, लेकिन अभी भी जो जुलाई का वायदा है वो ½ % नीचे है, 837 के नीचे। नवनीत जी, आपकी टॉप पिक क्या है बेस मेटल्स में? पहले हमने एक रीजनेबल बाउंस बैक देख लिया जिंक प्राइसेस में, और कॉपर के प्राइस में थोड़ा सा स्लगिशनेस देखने मिल रहा है। देखिए जाए तो 10,000 11,000 का आंकड़ा छू के एलएमई पे कॉपर करेक्ट होके $9,500 यानी करीब करीब 15% का करेक्शन टॉप से दिखा चुका है। यहाँ पर छोटा मोटा फॉल और हो सकता है बिकॉज टेक्निकल पैरामीटर्स में थोड़ी वीकनेस है, एंड मुझे लगता है कि चाइनीज रिकवरी या चाइनीज की जो मीटिंग का डिस्कशन हो रहा है वो अभी भी 15 से 20 दिन दूर है। तो तब तक मार्केट थोड़ा सा उछाल करके एक दबाव में रह सकता है, ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट जुलाई वाला 840 के आसपास मिले तो आप सेल कर सकते हैं, नीचे में आप 833 828 तक के भी लेवल देख सकते हैं। एंड साथ ही साथ जिंक जिसका मोमेंटम काफी स्ट्रांग लग रहा है, जिसमें बढ़त बढ़ते जा रही है, मुझे लगता है वो बाय करके चलना चाहिए। 266 के आसपास बाय करने की रिकमेंडेशन रहेगी जिंक में। 263 आप स्टॉप लगाइए, एंड 270 271 के टारगेट देखने मिल सकते हैं। ओके, तो ये व्यू है आपका बेस मेटल्स को लेकर। तो जिंक खरीदने की सलाह, कॉपर आज इंट्राडे के लिए बेचने की सलाह आपकी तरफ से आ रही है, नवनीत जी की तरफ से। चलिए बात कर लेते हैं ऑप्शंस ऑन ग्वार सीड फ्यूचर्स की, जिसकी शुरुआत एनसीडीएक्स पर आज से हुई है। पहले ऑप्शंस ऑन गुड्स था, अब उसे बंद करके अब इसे ऑप्शंस ऑन ग्वार सीड फ्यूचर्स की शुरुआत हुई है, और आज से इसका लॉन्च हुआ है। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर कॉन्ट्रैक्ट के साथ शुरुआत हुई है, और बाकी के ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट जो लॉन्च होंगे कैलेंडर के हिसाब से आगे भी लॉन्च होते रहेंगे। कुछ और बारीकियां बता दूं तो ट्रेडिंग और डिलीवरी यूनिट 5 मीट्रिक टन की है, जो मैक्सिमम ऑर्डर साइज है वो 500 मीट्रिक टन, और प्रीमियम कोटेशन रुपये क्विंटल में होगा, और एक्सपायरी पर जो भी खुले सौदे होंगे वो उसका डिवॉल्वमेंट फ्यूचर्स में हो जाएगा। हमारे साथ अजय केडिया हैं, केडिया कमोडिटी के एमडी। केडिया जी, क्या लग रहा है आपको? लिक्विडिटी सबसे बड़ी चिंता थी ग्वार सीड को लेकर, ट्रैक्शन दिख नहीं रहा है उसका। क्या ऑप्शंस आने से इस कुछ फायदा मिलेगा, फ्यूचर्स को भी बूस्ट मिलेगा इससे? नमस्कार। नमस्कार बिल्कुल विश्व मोहन, अगर हम बात करते हैं तो देखिए गवार में वैसे भी वॉलिटिलिटी रहती है हमेशा, लेकिन इस बार हम देख रहे हैं 7-8 महीने से मार्केट एक सीमित दायरे में ट्रेड करता हुआ दिखाई दिया। पार्टिसिपेशन हमने देखा काफी जो एग्री बिजनेसेस का था वो फ्यूचर्स में खास करके इक्विटी डेरिवेटिव्स में मूव होता हुआ दिखाई दिया। कोविड के बाद से ही हम देख रहे हैं जो पार्टिसिपेशन इंडियन डेरिवेटिव मार्केट में रहा है वो ग्लोबली हम टॉप कर रहे हैं। तो पहले जो हम देखते थे कि ऑप्शन के बारे में फार्मर्स हो चाहे एग्री वीसीपीज हो उनको नहीं पता था, लेकिन अब इक्विटी की वजह से हम बोल सकते हैं कि सबको ऑप्शन के बारे में धीरे धीरे पता चलने लग गया। लेकिन ऑप्शन ऑन गुड्स और ऑप्शन ऑन फ्यूचर में काफी फर्क आ जाता है, क्योंकि जब गुड्स पे था तो एक मन में एक आशंका रहती थी, बट अब फ्यूचर आ गया तो हमें ये पता है कि ऑप्शन मेरा अगर मैं लेके भी रखा हूं तो वो फ्यूचर में डिवॉल्व हो जाएगा। तो जो पहले रिस्क लगता था वो अब बिल्कुल भी नहीं है। इसकी वजह से फाइनेंशियल प्लेयर इसके अंदर पार्टिसिपेट भी कर पाएंगे। तो मुझे लगता है कि पिछले 3 साल जो रहा है इंडियन इक्विटी मार्केट का वो बहुत ही बेहतरीन रहा, जहां पे लोगों का पार्टिसिपेशन डेरिवेटिव मार्केट में खास करके ऑप्शन में काफी बड़ा है। उसी का बेनिफिट अब मुझे लगता है कि एग्री ऑप्शंस में भी उसका बेनिफिट मिलता हुआ दिखाई देगा। तो कुल मिला के मुझे लगता है एक विन विन सिचुएशन है। सही समय पे कल हमने एक न्यूज भी देखी है कि एडिबल ऑयल कॉम्प्लेक्स को भी रिव्यू किया जा रहा है बैन से बाहर निकालने का। मॉनसून भी अच्छा है, और ऐसे टाइम पे अगर गवार ऑप्शन ऑन फ्यूचर आ जाता है तो डेफिनेटली फ्यूचर के वॉल्यूम को भी एक बेनिफिट मिलता हुआ दिखाई देगा। ओके सर, अब तक के जितने भी ऑप्शंस थे, हालांकि ऑप्शंस और गुड्स थे सारे, उनको बंद भी कर दिया गया, सारे स्पाइसेस, ग्वार सीड, ग्वारगम सबको बंद कर दिए गए। क्या लग रहा है लेकिन ऑप्शंस के अब तक के जो रिस्पॉन्स, हिस्टोरिकल जो आंकड़े कह रहे हैं, क्या लग रहा है, क्या फ्यूचर्स आने से ये सक्सेसफुल हो पाएगा क्या? अब बिल्कुल देखिए, ऐसा नहीं है कि ऑप्शन ऑन गुड्स कोई खराब था, लेकिन हमने देखा ऑप्शन ऑन फ्यूचर अगर आ जाता है जो अभी ऑलरेडी आ चुका है, इसकी वजह से पहला जो मैंने अभी बताया तो इक्विटी डेरिवेटिव में जो पार्टिसिपेशन है वो इधर आता हुआ दिखाई देगा। सेकेंडली हम देख रहे हैं कि स्लोली एंड स्टेडीली मार्केट में इस चीज की जानकारी बढ़ी है, तो मुझे लगता है कि पार्टिसिपेशन डेफिनेटली एक विन विन रहना चाहिए, और गवर्नमेंट
गवर्नमेंट और साथ में हम देख रहे हैं कि रेगुलेटर एक्सचेंज इस चीज को सपोर्ट भी कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि एलईएस की भी हमने बात सुनी है कि अगर एलईएस भी आता है तो इनिशियली जो एक बूस्ट मिलना चाहिए पार्टिसिपेशन को, वो भी इसमें मिलता हुआ दिखाई देगा। लिक्विडिटी एनहांसमेंट स्कीम से कितना फायदा मिलेगा आगे। चलिए केडिया जी, अब जाते जाते आप बता दीजिए ग्वार के भाव को लेकर। काफी समय से दायरे में ही दिख रहा है, 2 दिनों की नरमी के बाद आज थोड़ी तेजी दिख रही है, हल्की आधे % की। आगे क्या लग रहा है भाव को लेकर? देखिए, गवार मानसून से काफी अच्छा कोरिलेट करता। अब तक हमने देखा मानसून का जैसे जैसे प्रोग्रेस था उसकी वजह से गवार में थोड़ी गिरावट भी थी। बट जैसे मैंने पहले भी कहा था कि ये 5300 के नीचे सस्टेन करता हुआ नहीं दिख रहा है, 5600 के ऊपर सस्टेन करता हुआ नहीं दिखाई दे रहा। कल हमने अच्छी गिरावट देखी थी, बट आज मार्केट अपने आप को संभाल रहा है। तो मुझे लगता है अगर फ्यूचर में अगर ट्रेड करना है तो फ्यूचर के लिए 5300 में लीजिए, 5240 का स्टॉप लॉस लगाइए, 5380 से 5400 तक का लेवल मिल जाएगा। बट ऑप्शन के अंदर भी आप वर्क कर सकते हैं, जहां पे 5300 का कॉल खरीदना है 25 रुपए में, 8 रुपए का स्टॉप लॉस लगाना है और टारगेट जो रहेगा 45 रुपए का रहेगा। और जो स्टॉकिस्ट है उनको पता है कि मार्केट एक दायरे में रहेगा, उनके लिए भी एक अच्छा शॉर्ट स्ट्रैगल बना सकते हैं, जहां पे 5200 का पुट बेचना है, 5500 का कॉल बेचना है। और मार्केट जब तक 5200 से 5500 के बीच में ट्रेड करेगा तब तक आपका प्रीमियम का जो बेनिफिट है वो आपको मिलता रहेगा। ओके, शुक्रिया केडिया जी, आपने वक्त निकाला और ग्वार की इस खबर पर आपने अपनी राय दी। कुणाल जी, अब आपसे मैं एक सवाल पूछना चाह रहा हूं, ऑप्शंस ऑन ग्वार सीड फ्यूचर्स की राह आपको कैसी दिख रही है? ऑन गुड्स तो चल नहीं पाया, ये कैसा, इसको कैसा रिस्पॉन्स दिख रहा है आपको आगे? देखो, बीइंग अ इंडस्ट्री पार्टिसिपेंट आई हैव टू बी ऑप्टिमिस्टिक। एकदम सिंपल बात है, क्योंकि कोई भी नया इंस्ट्रूमेंट अगर आता है एक्सचेंज द्वारा, सो उसको मैं हमेशा वेलकम करता हूँ, बट इसका ब्रॉडर पार्टिसिपेशन होना चाहिए। इसका अगर पार्टिसिपेशन अच्छा होता है तो वो बहुत ही अच्छी बात होगी। अगर इसका पार्टिसिपेशन लोग पार्टिसिपेट नहीं करते तो फिर से वही बात हो जाती है। सो मैं रिक्वेस्ट करूंगा व्यूअर्स को, ट्रेडर्स को, हेजर्स को, एक्सपोर्टर्स को कि आप पार्टिसिपेशन बढ़ाइए ये सब इंस्ट्रूमेंट में, तभी जाके इसको सक्सेस मिलेगी। वैल्यू चेन को इस पर काम करना पड़ेगा, फिर पूरे सब लोगों का पार्टिसिपेशन आएगा, तब जाके यहाँ पे लिक्विडिटी भी आएगी और फिर ये सक्सेसफुल। कर लेते हैं मानसून की चाल की अगर बात करें तो 1 जून से 26 जून तक का जो आंकड़े हैं देश भर के, उसमें सामान्य से 19% कम बारिश हुई है और कल सामान्य से देश भर में 19% कम बारिश हुई थी। हमारे साथ स्काईमेट से जीपी शर्मा साहब हैं। सर, क्या लग रहा है आपको, मानसून की चाल यहाँ से तेज होगी क्या? जी हाँ, जो हम पिछले दिनों में देखा तो मानसून तो आगे बढ़ा नहीं। जो पूर्वी भारत में विशेषकर जो बंगाल की खाड़ी की ब्रांच होती है वो तो लगभग मूव करे ही नहीं पिछले 3 हफ्ते से, बहुत कम। तो उसमें अब बदलाव, अब मानसून आगे बढ़ेगा। मैं तो कह रहा हूँ अगले 4 दिन दीजिए आप और मानसून देश के काफी सारे भागों में अब आगे पहुंच जाएगा। वहां से लेके पूर्वी भागों से लेके बिहार, बंगाल, झारखंड समेत पूर्व उत्तर प्रदेश से होता हुआ अब हम उम्मीद कर सकते हैं दिल्ली में भी बहुत जल्द मानसून पहुंच जाएगा। आज का तो ये प्री मानसून एक्टिविटी जो दिल्ली और उसके आसपास के क्षेत्रों में हुई है, लेकिन और 48 घंटे का समय दीजिए तो एक्टिविटी कंटिन्यू रहेगी, शॉर्ट ब्रेक्स रहेंगे बीच में, और 29 तारीख के आसपास दिल्ली समेत इन भागों में, पंजाब हरियाणा के आसपास के क्षेत्रों में भी कुछ क्षेत्रों में मानसून के आने की संभावना बनी रहेगी। जी। और सर, देश भर में कब तक मानसून कवर कर लेगा पूरे देश को? मैं तो कह रहा हूँ कि हो सकता है जैसे पिछले साल भी हुआ था, समय से पहले कवर किया। पिछले साल तो 2 जुलाई तक कवर कर गया था। 2 जुलाई आज से ही 2-4 दिन और लगाएंगे। जो शेड्यूल डेट है 8 जुलाई, तब तक तो कवर कर जाएगा। हो सकता है उससे 2-1 दिन पहले ही पूरे देश पे मानसून कवर कर जाए, इंक्लूडिंग राजस्थान की जो फार आउटर पोस्ट है, जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, उन क्षेत्रों में भी समय से पहले मानसून आने के कवर करने की संभावना बिल्कुल बनी हुई है। जी, यानी आपका कहना है कि अब यहाँ से मानसून की गति तेज होगी, जो सुस्ती बीच में थी 2 हफ्ते की, उसके बाद फिर से मानसून तेज रफ्तार पकड़ेगा। शर्मा जी, अब आपसे मेरा एक सवाल होगा मुंबई को लेकर, क्या लग रहा है यहाँ किस तरह का अनुमान है? हालांकि यहाँ भी उस तरह की बारिश अभी तक जून में नहीं हुई है, क्या आगे आप लोगों की रिपोर्ट क्या कह रही है? देखिए, आज अगर आप देखें तो बारिश है वहाँ। हाँ, आज अच्छी बारिश है। हाँ, इस वक्त भी हो रही है, अच्छी बारिश हो रही है। आज के दिन तो आप अच्छी बारिश लेके चल सकते हैं, आज और कल भी। आज ज्यादा, कल थोड़ी आज से कम, और उसके बाद थोड़ी बरसात कम हो जाएगी। बरसात वहां भी टिपिकल जो मुंबई रेन है वो अभी नहीं होगी।
आज जरूर कुछ ना कुछ हैवी स्पेल जरूर हो सकते हैं, लेकिन जून का लेके चलिए तो रेनफॉल लगभग 500 मिलीमीटर 493 मिलीमीटर बारिश होती है मुंबई की। अब तो कभी उसके आसपास भी नहीं है, आधी भी नहीं है। तो जून में तो वो भरपाई करना मुश्किल हो जाएगा। इस अगले एक सप्ताह की बात करें तो जैसे आज और कल अच्छी वर्षा होगी, विशेषकर आज कर उसमें थोड़ा कम हो जाएगी, लेकिन अगले हफ्ते दोबारा से वर्षा एक बार फिर बढ़ेगी। टिपिकल मुंबई जो 100 मिलीमीटर रेनफॉल या उससे ज्यादा 24 घंटे में होता है, वो शायद स्थिति अभी नहीं बन रही, लेकिन मॉनसून की वर्षा, मॉडरेट शावर्स आज कल और उसके बाद अगले सप्ताह और स्पेशली जो मिड वीक नेक्स्ट ऑनवर्ड एक बार फिर से ऐसे स्थिति बनेगी जिसमें मुंबई में वर्षा होगी। जी ओके, शुक्रिया शर्मा जी, आपने वक्त निकाला, हमारे दर्शकों को बताया कि मानसून की चाल आगे कैसी रह सकती है, कहां कहां बारिश की संभावना बन रही है और कैसे पूरे देश में जल्द मानसून कवर करने वाला है। चलिए अब मसालों की बातचीत कर लेते हैं एक बार। कुणाल जी, आप बताइए मसालों को लेकर आपका व्यू क्या है, हल्दी, जीरा और धनिया, इन तीनों पर। कुणाल जी ऑडियो को अनम्यूट कीजिएगा, फिर मसालों पर अपना व्यू दीजिएगा। शायद उनके ऑडियो में दिक्कत है, लेकिन मसालों की चाल अगर आप आज देखें तो जीरा जहां पर आज कल की नरमी के बाद, कल 1.5% गिरने के बाद आज हल्की तेजी दिख रही है 29,200 के आसपास। हल्दी में भी तेजी है अब शुरुआती नरमी के बाद 17,600 के आसपास। कुणाल जी, मसालों पर आपकी राय चाहिए। अभी फिलहाल मॉनसून थोड़ा जो डिले हुआ है उसके कारण मुझे लग रहा है सेंटिमेंटली पॉजिटिव है और मैं टर्मरिक पे बुलिश हूँ। मुझे लग रहा है टर्मरिक के प्राइस यहाँ से बढ़ सकते हैं। टर्मरिक आपको लग रहा है यहाँ से ज़्यादा तेज हो सकता है, लेकिन एक और खबर एग्री मार्केट को लेकर वो आपको बता दें कि सरकार ने सरकारी एजेंसी के जरिए खाने के तेल, क्रूड सनफ्लावर सीड्स और रिफाइंड सरसों तेल का ड्यूटी फ्री इंपोर्ट करने का फैसला किया। हालांकि ये सीमित होगा और 1.5 लाख टन ये इंपोर्ट सिर्फ होंगे। टैरिफ रेट कोटा के तहत ये सीमित इंपोर्ट किए जाएंगे। इसके अलावा कॉर्न और मिल्क पाउडर का भी इंपोर्ट होगा। 5 लाख टन कॉर्न और 10,000 टन मिल्क पाउडर का इंपोर्ट किया जाएगा। सरकारी एजेंसी NDDB, NCDF और NAFED के जरिए ये इंपोर्ट किया जाएगा। चलिए इसी नोट पर इस शो को यहीं खत्म करेंगे। जाते जाते सिर्फ डॉलर और रुपये का एक बार चेक ले लेते हैं। 83 रुपये 50 पैसे के आसपास डॉलर के मुकाबले रुपया है। नवनीत जी, क्या व्यू लग रहा है USD INR पर आपका? विश्वनाथ जी, कल हमने ऑलमोस्ट लाइफ टाइम हाई जाते हुए देखा था और रुपये को डिप्रिशिएट होते हुए देखा था अगेंस्ट द डॉलर। ऑलमोस्ट 85.65 के आसपास चला गया था, 83.65 के आसपास। मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में आपको थोड़ी सी और नरमी देखने मिल सकती है और 84.50 तक भी आने वाले दिनों में रुपया जा सकता है। तो मेरा बायस थोड़ा सा डिप्रिशिएटिंग रुपये की तरफ है। मे बी लार्जर टर्म ट्रेजेक्टरी थोड़ा सा पॉजिटिव रहेगा जब बॉन्ड इनफ्लो शुरू हो जाए पूरी तरह से। बट फिलहाल के लिए ऐसा लग रहा है कि जब जब आपको थोड़ी सी वीकनेस डॉलर इंडेक्स में देखने मिलेगी, यहाँ पर एक वीकनेस का दौर कंटिन्यू रहेगा और 84.5 पॉसिबली एक स्तर है जो मैं USD INR में आते हुए देखता हूँ। ये 84.5 तक भी जा सकता है, यहाँ से और नरमी बढ़ सकती है। हालांकि इक्विटी मार्केट में देखें तो लगातार FIIs के पैसे आ रहे हैं। आज भी बाजार ने नया रिकॉर्ड बनाया, 24,000 के बेहद करीब निफ्टी है। सेंसेक्स को देखें तो ये भी 79,000 शुरुआती कारोबार में पार कर गया था। लेकिन इक्विटी वायदा में क्या कुछ हो रहा है, सब कुछ ब्रेक के बाद बताएंगे। नवनीत जी, कुणाल जी और जिगर पंडित जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।